नाजरीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब से आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। आपको बताएंगे काबीना के अहम फैसलों की जानकारियां। झारखंड में हेमंत सोरेन का वजीर आला बनना तकरीबन तय। तरमीम शुदा शहरियत बिल पर हंगामे के सिलसिले में वीडियो सामने आए। मगरबी बंगाल गवर्नर को जादवपुर यूनिवर्सिटी तकसीम असनाद जलसे में जाने से रोका गया। ईरान ने हुकूमत की पुश्त पनाही वाली दहशतगर्दी पर किया तशवीश का इजहार। और इंडोनेशिया में बस के खाई में गिरने से 25 हलाक। इन सब के साथ तिजारत, मईशत और खेल के मैदान से भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हुकूमत ने पहली बार दिफाई फौज के सरबराह का किया ऐलान, जो होगा 4 सितारा जनरल के मसावी। वो वजारत दिफा के तहत कायम किए जाने वाले फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर करेगा काम। मरकजी काबीना ने अटल जमीन आबी मंसूबे के लिए 6000 करोड़ रुपए को दी मंजूरी। वजीर आजम कल इस मंसूबे का करेंगे इफ्तिताह। काबीना ने मरदमशुमारी 2021 और कौमी आबादी रजिस्टर की जदीदकारी को भी दी मंजूरी। काबीना ने भारतीय रेलवे में की बड़ी इस्लाहात और रेलवे बोर्ड की तश्कील 9 को दी मंजूरी। ग्रुप ए सर्विसेज के 8 मुनज़्ज़म ग्रुप को मिलाकर कायम किया एक रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। हेमंत सोरेन को जेएमएम कानून साज पार्टी का लीडर किया जाएगा मुंतखब। जेएमएम इत्तेहाद ने असेंबली की 81 में से 47 सीटें की हैं हासिल। कांग्रेस ने भी रांची में अपने 9 मुंतखब असेंबली मेंबरों की तलब की है मीटिंग। भारत और ईरान ने हुकूमत के पुश्त पनाही वाली दहशतगर्दी से पैदा खतरे का किया तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों के पनाहगाहों को फौरी तौर पर खत्म करने पर दिया जोर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने 2 रोजा ईरानी दौरे के दौरान सदर हसन रूहानी समेत आला लीडरों से की मुलाकात। इंडोनेशिया के सुमात्रा सूबे में कल रात एक बस के नदी में गिर जाने से 25 अफराद हलाक और 13 जख्मी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और नायब कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी की ताजा दर्जाबंदी में एक रोजा मैचों के सरफहरिस्त 2 खिलाड़ी रहे। जसप्रीत बुमराह जख्मी होने के सबब ज्यादातर मैच न खेलने के बावजूद रहे एक रोजा मैचों के सरफहरिस्त गेंदबाज। नाज़रीन, अब रुख करते हैं खबरों की जानिब। मरकजी काबीना की आज हुई मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। मरकजी काबीना ने अटल भूजल योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पानी के मसलों के हल के लिए अटल भूजल योजना को मंजूरी दे दी गई है। कल अटल जी की जयंती है, जन्मतिथि है, इसलिए 2 नए परियोजनाएं शुरू हो रही है। पहली स्कीम है अटल जल। उसके लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। 3000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे, 3000 करोड़ भारत सरकार देगी। जिन राज्यों को अभी शुरुआत में ये मिल रहा है वो उनको पूरी ग्रांट है। इतने 7 प्रदेशों के 8350 गांव उसमें निश्चित हुए हैं। मरकजी काबीना ने अटल टनल योजना को भी हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल मनाली से लेह तक एक सुरंग खोदने की योजना शुरू हुई थी, जिसका 80% काम पूरा हो गया है। इसके लिए आज फिर से कुछ बजट मंजूर किया गया है। इससे 46 किलोमीटर का रास्ता और 5 घंटे का वक्त बचेगा। 8.8 किलोमीटर तवील दुनिया के सबसे बड़े टनल में से ये एक होगा। अटल टनल एक दूसरा कार्यक्रम है कि आपको पता है मनाली से लेह तक एक टनल खोदने का काम 2005 में अप्रूव हुआ था। 2003 में उसकी कल्पना अटल जी के समय बनी थी। ऊपर लाहौल स्पीति है, लेकिन वहां तक का काम अभी पूरा हो गया है। 80% काम पूरा हो गया है। इससे 46 किलोमीटर का
रास्ता बचेगा और 5 घंटे प्रवास के बचेंगे। कौमी आबादी रजिस्टर को अपडेट करने की भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत मुल्क भर के शहरियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि ये शहरियत का सबूत नहीं होगा, इसका इस्तेमाल हुकूमत अपने मंसूबों को नाफिज करने के लिए करती है। Launching a massive program of national census which happens every 10 years. So 2021 is the census year, and housing, every house will be mapped, listed during April and September 2020, and in February 2021 head count will be done. This national population register will be also was started. So this is the 16th census, 7 pre-independence, 8, and now these are 8 with this census. So this is 16th census which is going on for last so many years, and there will be national population register also. This will really benefit for target beneficiary schemes. It can cover all beneficiaries and right beneficiaries. मरकजी काबीना की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट बनाने की तजवीज पर मोहर लगा दी गई है। It was approved that there will be chief of defense staff. Chief of defense staff. We are giving the details in our press release. He will be 4-star general and will head new department of military affairs. मरकजी काबीना ने रेलवे की तंजीमें 9 को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें अब 8 की जगह सदर समेत 5 रुकन होंगे। इसके अलावा रेलवे के मुख्तलिफ कैडर्स का सिंगल रेल मैनेजमेंट सिस्टम में इंजमाम करने को भी मंजूरी दे दी। इस पर हमारे नुमाइंदे ऋषि कुमार से वजीर रेल ने बात की। साथ रेल मंत्री हैं और सर, जिस तरीके से रेलवे बोर्ड के रीस्ट्रक्चरिंग की आपने घोषणा की है, ये कितना रेलवे के हित में है और देश के हित में है? लगभग 25-30 वर्षों से एक कल्पना चल रही है। सबसे पहले प्रकाश टंडन कमेटी ने 1994 में कहा था, फिर कई कमिटीज आए, सैम पिट्रोडा जी ने कहा, विवेक डेब्रॉय ने 2015 में कहा। सबका एक राय थी कि भारतीय रेल डिपार्टमेंट्स में बंटावा होने के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया बड़ी सुस्त है। ऐतिहासिक काम होने हैं रेलवे में, आगे चल के इसको अति आधुनिक बनाना है, विश्व स्तरीय रेल बनाना है। उसके लिए एक रेलवे के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक सोच में डालना पड़ेगा, एकजुट होकर निर्णय और काम करने पड़ेंगे। रेलवे सर्विसेज को एक बनाना चाहिए, 8 को मर्ज करके एक यूनिफाइड सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जो एक तरीके से रेलवे के उपभोक्ता, भारत की जनता और जो हमारे थ्रू फ्रेट ट्रैफिक मालगाड़ी चलती हैं, उनकी सेवा के लिए कैसे भारतीय रेल को विश्व स्तरीय बनाया जाए, इसका काम करें। इसमें एक चीज़ सबसे अहम बात है जो सब लोगों के जहन में सवाल आएंगे कि इसमें जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको किस तरीके से आप एक बार फिर से टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। क्या इसमें नॉन टेक्निकल जो लोग होंगे उनको भी इसमें वरीयता मिलेगी? उसका स्ट्रक्चर के बारे में। फंक्शनल जो काम है उसके हिसाब से तो हर वर्ष भर्ती होगी, लेकिन भर्ती सब एक ही सर्विस के लिए होगी। हो सकता है मुझे 50 मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, 50 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, 50 सिविल इंजीनियर चाहिए, तो उसकी मैकेनिज्म, ये ऑल्टरनेट मैकेनिज्म के माध्यम से तय करेंगे कि इसका कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसे सबको चांस मिलेगा, और जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से लोग आएंगे। लेकिन सर्विस एक होगी, सीनियरिटी लिस्ट एक बनेगी। आखिरी सवाल, रेलवे सुरक्षा की आपने बात कही, 2 वर्ष लगातार रेलवे सुरक्षा के रहे हैं, इसमें आप किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे? और ये जो नई व्यवस्था आप लेके आ रहे हैं, इससे क्या और इसमें बढ़ोतरी होगी? इसका श्रेय तो उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। जो हमारे 13 लाख कर्मचारी हैं, जो दिन रात, आंधी हो या तूफान हो, बंद हो या प्रोटेस्ट हो, दिन रात देश की सेवा, रेलवे की सेवा में जुटे रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि सेफ्टी के लिए कभी पैसे की तकलीफ नहीं होगी, अनलिमिटेड बजट फॉर सेफ्टी। उसी के फलस्वरूप आज 2 वर्षों में सेफेस्ट ईयर है।
धन्यवाद अभिषेक। तो ये थे रेल मंत्री पीयूष गोयल, जिनका मानना है कि आज जो फैसला लिया है वो रेलवे को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाने के लिए एक बड़ा कदम होगा और निश्चित तौर से इसमें सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अंग होगा। कैमरामैन जैना के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। झारखंड असेंबली इंतखाबात में झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद को वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बाद रियासत में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को आज रांची में हो रही मीटिंग में लेजिस्लेचर पार्टी का सदर चुना जा सकता है, जिसके बाद वो रियासत के अगले वजीर आला होंगे। मीटिंग की सदारत पार्टी सरबराह शिबू सोरेन कर रहे हैं। रियासत में अगर सीटों की बात करें तो बरसर इख्तिदार जमात बीजेपी ने 25 सीटें जीती हैं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी को 16 सीटों पर कामयाबी मिली, जबकि आरजेडी ने एक नशिस्त जीती है। झारखंड के वजीर आला रघुबर दास ने अवाम की राय का एहतराम किया है। दूसरी जानिब जेएमएम के सरबराह हेमंत सोरेन ने रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मैंडेट पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के अवाम के जरिए दिए गए मैंडेट का एहतराम करते हैं। बीजेपी को 5 सालों तक रियासत की खिदमत करने का जो मौका दिया था, उसके लिए हम अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीजेपी मुसलसल रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म रहेगी। सभी कारकुनान का उनकी अनथक मेहनत के लिए शुक्रिया। वजीर आजम ने हेमंत सोरेन को उनकी जीत पर मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि झारखंड इंतखाबात में जीत के लिए हेमंत सोरेन और जेएमएम की क़यादत वाले इत्तेहाद को मुबारकबाद। रियासत की खिदमत करें, उनके लिए नेक ख्वाहिशात। 15 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुजूम के जरिए बाब सैयद को तोड़ने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एएमयू के अंदर से हुजूम गेट को तोड़कर बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गेट के बाहर एएमयू की प्रोक्टोरियल टीम और हिफाजती एहलकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 15 दिसंबर को एएमयू कैंपस के तलबा के साथ हुजूम के जरिए सीएए की मुखालिफत में मुजाहरे के पेश नजर एहतियातन गेट को बंद किया गया था। उस वक्त का यह वीडियो सामने आया है। मैंगलोर में भी शहरियत कानून के खिलाफ 19 दिसंबर को हुए एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तशद्दुद की सीसीटीवी तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि शरपसंद पूरी तरह से तैयारी के साथ आए थे। वो हथियार बंद थे। शरपसंदों ने पहले पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। शरपसंदों ने बच्चों और खवातीन पर भी पत्थर बरसाए, जो अफसोसनाक है। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर को आज तलबा ने जादवपुर यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में जाने से रोक दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां कानून की हुक्मरानी का जवाल आ गया है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तालीम को कैद करने का इल्जाम आयद किया। Our students are waiting in the convocation to get their degrees, fruits of their hard-earned labor. All this has happened because state has chosen to put education in captivity. I appeal to the media, show them handful of people playing with fire, ruining democracy, ruining education fabric, destroying the career of students. Can this be ever approved? There must be public outcry at it. State government has brought the situation to this level. पूंछ में रहने वाली एक पाकिस्तानी खातून ने भारतीय शहरियत दिए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शहरियत कानून का शुक्रिया अदा किया है। पूंछ जिले में रहने वाली पाकिस्तानी खातून खतीजा परवीन अहलिया मोहम्मद ताज को 36 साल बाद भारतीय शहरियत दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव ने अपने दफ्तर में भारतीय शहरियत की सनद खतीजा बेगम को सौंपी, जो मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी की गई है। इतने तवील अरसे के बाद भारतीय शहरियत मिलने पर खतीजा परवीन, उनके शौहर मोहम्मद ताज और जेठ एडवोकेट मोहम्मद जमा ने मरकजी हुकूमत और वजारत दाखिला का शुक्रिया अदा किया। इस खानदान का कहना है कि इतने बरस से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब शहरियत मिलने से हमारी परेशानियां काफ़ी कम हो गई हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे नेशनलिटी मिल गई है। जब मैं कहीं जाती थी परेशानी होती थी मुझे वीज़ा बढ़ाने की, कभी पासपोर्ट की डेट ख़त्म, कभी वीज़े की, तो अब मैं इंडियन पासपोर्ट पे जाऊंगी। सबको बहुत खुशी है कि एटलीस्ट एक
हम जब कभी भी जाते थे, मैं वहाँ पर जाता तो मुझे वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत होती थी। अब हम दोनों इंडियन पासपोर्ट पे जाएंगे। नेशनलिटी मिल गया तो अब मतलब हम अच्छे से हर जगह जा सकते हैं, और मतलब मम्मा को यहाँ इंडियन नेशनलिटी मिली है तो वो भी यहाँ पे रह सकते हैं। भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए पनाह गुज़ीरों ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शहरियत कानून के लिए शुक्रिया अदा किया। उन लोगों का कहना है कि पनाह गुज़ीरों को भारत में बरसों रहने के बाद मुल्क की शहरियत मिली है, इसीलिए उन्होंने हाल ही में पैदा होने वाली अपनी बच्ची का नाम भी नागरिकता रखा है। वो विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं उनका पेट भरा हुआ। जो भूखा है ना, वो भूखे को भूखा ही जानता है भी भूखा कैसे होता। जिसका पेट भरा हुआ वो कभी नहीं सोचेगा भी इनके साथ भी भूख लग रही है इसको भी। जब भी हमारे को यहाँ का कोई हक नहीं मिल रहा था, हम दर बेदर भटकते फिर रहे थे, हमें भी पता चलना चाहिए था भी हिंदुस्तानी क्या होता है। आज हमें थोड़ा सा इतना मिला है हक भी हिंदुस्तानी है, तो विरोध करने से वो उनको दुखी मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा उनको। हर किसी को यही ख्वाहिश हमारी कि हमें नागरिकता पूरी पक्की तरीके से मिलनी चाहिए। हमने अपने बच्चों तक का नाम नागरिकता रख दिया अपनी खुशी से। तो ऐसा फायदा है हमारे को कि जो होली दिवाली त्यौहार से भी ज़्यादा बढ़कर हमारे को खुशी हुई है। जो 70 सालों में नागरिकता ना मिली और हम 7 साल में हमें नागरिकता मिल रही है, तो उससे खुशी की बात और हो नहीं सकती। हम इस कानून से बहुत खुश हैं। हमारे को 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल जो हमारे यहाँ परिवार रह रहे हैं, किसी को नागरिकता नहीं मिली थी, उनको बहुत टेंशन हो रही थी। ऑफिस दफ्तरों में घूमते थे, कोई आधार कार्ड या अपना बिजनेस के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही थी। हमारे बच्चों जो स्कूल पढ़ते हैं उनसे आधार कार्ड वगैरह कुछ मांगते थे। अब जो ये बिल पास हुआ है इसमें हम बहुत खुश हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स वर्कशॉप में शिरकत की। वज़ीर दिफा ने वर्कशॉप से खिताब करते हुए मुसल्लह अफवाज में IFA के किरदार की सताइश की और कहा कि फौजी सामान की खरीदारी के अमल में माली मशवरा निहायत अहम होता है। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इस वर्कशॉप में आकर मुझे सचमुच खुशी हो रही है। और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो न सिर्फ हमारी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि हमारी भावी नीतियों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और यह आयोजन मैं मानता हूं कि एक विश्वास भी पैदा करता है कि हम अपने फाइनेंशियल मैटर्स के प्रति कितने जिम्मेदार हैं और कितने प्रतिबद्ध हैं। मेरी समझ में हमारी यह जिम्मेदारी और प्रतिबद्धताएं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल और देश को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में भी मदद करती हैं। इसके अलावा वज़ीर दिफा ने कहा कि हुकूमत छोटी हुकूमत ज़्यादा हुक्मरानी के नारे के जरिए अपने कामकाज को मजीद मौसर बनाने और हुनरमंद बनाने की समत में काम कर रही है। अब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के अंतर्गत गवर्नमेंट फंक्शंस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स स्थापित किए जा रहे हैं और साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रूडेंस और अकाउंटेबिलिटी में मैकेनिज्म्स को एडॉप्ट किया जा रहा है। ऐसे में यह वर्कशॉप मैं मानता हूं कि एक प्रोग्रेसिव एवं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक सिस्टम भी बनाता है। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा कि फौज में डिजिटलाइजेशन का अमल जारी है, जिसके जरिए हम अपने बजट का मौसर तरीके से अंदाजा लगा सकेंगे। डिफेंस फाइनेंस में आईटीआइजेशन हो रहा है, जिस तरह से कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और हम ई पोर्टल का इस्तेमाल करने लगे हैं, इससे हमारे बजटिंग में ट्रांसपेरेंसी आई है। और अगर इस तरह से ही अगर कार्रवाई चलती रही तो हमें जो बजट मिलता है उसका सही मूल्यांकन करने में सफल हो पाएंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के ताड़ेपल्ली गोड़म में वाक़े NIT के पहले तक़सीम सनात तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लोगों के मसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने में टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल होता है। There is no doubt in my mind that innovation is the watchword for the 21st century. Innovation, incubation, automation, make in India, skill in India, digital India, clean India. This is the way forward.
and we must all work to see to it that the people are benefited at most by our technology, by our knowledge, by our research. That is the purpose of this technology. It should really help the people. It should make them feel comfortable. It should make them more happy. आज सारिफीन का कौमी दिन है। 24 दिसंबर को ही सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतालिक कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सारिफीन के कौमी दिन के मौके पर ट्वीट करके ग्राहकों में बेदारी की तशहीर करने की अपील की। कुछ और अहम तिजारती, बैनुल अक़वामी और खेल की खबरों के लिए चलते हैं साथी साइमा के पास। तिजारती भी हैं, आलमी भी हैं और खेलकूद के मैदान से भी हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं तिजारत और मईशत की खबरों पर। जहां वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मुजव्वज़ा बजट 2020-21 के सिलसिले में पानी और सफाई सुथराई के शोबों के अहम नुमाइंदों के साथ कल नई दिल्ली में अपनी नवी माक़बल बजट मुशावरत की। इस मीटिंग के दौरान मुल्क में बेहतर पानी दस्तयाब कराने, सफाई सुथराई और पानी की निकासी से मुतालिक चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन ने सफाई सुथराई और साफ पानी तक रसाई में अदम तवाज़न को दूर करने पर भी जोर दिया। वहीं दिल्ली के नरेला में आज सुबह 5 बजे एक फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग की जद में एक दूसरी फैक्ट्री भी आ गई। आग इतनी शदीद थी कि उसे बुझाने के लिए 30 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आग बुझाते हुए आग बुझाने वाले अमले के 3 एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया। और अब नजर डाल लेते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। जहां सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में 5 अफराद को सजाए मौत सुनाई है और 3 दीगर अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सऊदी अरब के सरकारी वकील शलान अल शलान ने बताया है कि इस मामले में इन 5 अफराद को सजाए मौत दी गई है जो बराह रास्त इस कत्ल में शामिल थे। साथ ही 3 अफराद को मजमूई तौर पर 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वाज़ेह रहे कि खाशोगी का सिफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था। तुर्की ने सऊदी आला अफसरान पर कत्ल का हुक्म देने का इल्जाम लगाया था। ईरान ने हुकूमत की पुश्त पनाही वाली दहशतगर्दी से पैदा खतरे पर तशवीश का इजहार किया है और दहशतगर्दों की तमाम पनाहगाहों को फौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर दिया है। इस दौरान अपने ईरानी दौरे में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की और उन्हें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के नताइज और 2 फरीक़ी रिश्तों में पेशरफ्त से वाकिफ कराया। उन्होंने अपने ईरानी हम मनसब जवाद ज़रीफ के साथ इतवार को 19वें मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। इस दौरान दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक चाबहार प्रोजेक्ट पर काम में तेजी लाने पर भी मुत्तफिक हुए। तैयारा साज कंपनी बोइंग ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर डैनियस मिलियंसबर्ग को उनके ओहदे से हटाने का ऐलान कर दिया है। बोइंग ने पीर को कहा कि मैक्स 787 तैयारा बहरान के दरमियान अपना वक़ार दोबारा हासिल करने की कोशिश के तहत ये तब्दीली ज़रूरी मानी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब ये बेहद ज़रूरी हो गया था कि कंपनी अपना एतमाद दोबारा हासिल करे। कंपनी के मौजूदा चेयरमैन डेविड काल्हान आइंदा 13 जनवरी से कंपनी के CEO का ओहदा संभालेंगे। गुज़िश्ता बरस और इस साल मार्च में बोइंग के 2 तैयारे हादसे के शिकार हो गए थे और इन दोनों हादसात को ही इस फैसले की वजह माना जा रहा है। इन दोनों हादसात के बाद से ही कंपनी पर दबाव था। लॉरियंस स्केलस को फौरी असर से कंपनी का गैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। और ईरान के दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर मजबूत शराकतदारी कायम करने के मकसद से मस्कत पहुँच गए हैं। अम्मान के उमूर ख़ारजा के वज़ीर यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का गर्मजोशी से खैर मक़दम किया। वज़ीर ख़ारजा मस्कत में चोटी के लीडरों के साथ 2 फरीक़ी रिश्तों पर बातचीत करेंगे। और अब चलते हैं खेल कूद की दुनिया की तरफ।
जहां भारतीय कप्तान विराट कोहली और महदूद ओवर्स के फॉर्मेट के नायब कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी के बाद आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहले और दूसरे मकाम पर रहते हुए 2019 का एहतमाम करेंगे। साल के आखिरी मैच में 85 रनों की इनिंग्स खेलने वाले विराट दर्जेबंदी में 887 पॉइंट्स के साथ पहले मकाम पर बरकरार हैं। दूसरी तरफ 63 रनों की इनिंग्स खेलने वाले रोहित शर्मा 873 पॉइंट्स के साथ दूसरे मकाम पर बरकरार हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलने के बावजूद जसप्रीत बुमराह अब भी पहले मकाम पर बने हुए हैं। और बाकी की खबरों के लिए वापस चलते हैं हमारे साथी अब्दुल्ला के पास। शुक्रिया साइमा। तिजारत, मईशत, खेलकूद और बैनुल अक़वामी खबरों से वाकिफ कराने के लिए। और अब चलते हैं कुछ दीगर और अहम दिलचस्प खबरों की जानिब। नाजरीन, भारतीय सिनेमा के कामयाब तरीन गुलकारों में से एक और अपनी गुलकारी से सबके दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद रफ़ी का आजियों में पैदाइश है। आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी 1924 में पंजाब में पैदा हुए थे। आप उनके गाए नगमों की झलकियों से महजूज हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। मेरी कहानी